Okay then. Now we start our the constitutional law of India, new lecture regarding with that. So till now we just cover with the fundamental right, fundamental duty and directive principle of state policy. So we cover the constitutional portions. Now we start our polity portions. Here we discuss about the how the parliamentary things are work, how the appropriate authorities are doing their work, how they are elected, what are the qualifications and what are the powers and disqualification and the process of impeachment or removal of them. So we have to be quite fixed with the static portions. हमें स्टैटिक पोर्शंस को मेमोराइज करना है कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, डिसक्वालिफिकेशंस क्या हैं, सम ऑफ द पावर्स क्या हैं एंड एज क्राइटेरिया, स्पेसिफिकली एज क्राइटेरियाज उनके क्या हैं, ओथ कौन करवाता है, नॉमिनेट कौन कर रहा है, रिमूवल अथॉरिटीज़ कौन है एंड स्पेसिफिक विद द आर्टिकल्स, number of the articles. So it's primarily this type of polity portion primarily is with the static portion and memorization portions. We have to be go with the understanding things are like impeachment process, judicial appointment process, and some of the other topics are also interesting are there. I will be discuss them also. Okay. So we start with the first of the structure with the central government. There is a two federal system. India adopt the federal system. So there is a central government and state government process are available. First we discuss about the central government. Three organ of the government regarding the executive, legislature and judiciary. थोड़ा सा हम इस लेक्चर सीरीज में थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि मेमोराइजेशन ज़्यादा है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टॉपिक आएगा आई विल बी डिस्क्राइब देम इन ब्रीफ. सो डोंट बी वरीड. तो थोड़ा सा उसमें फास्ट चलेंगे. हाँ बताइए. फेडरल अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही है इंडिया में, तो फेडरल लिखते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है कि हमारे पास सेंट्रल सिस्टम है या फिर फेडरल यूनियन सिस्टम है या फिर फेडरल सिस्टम है. काफ़ी सारे स्पेसिफिक फीचर्स हमारे यूनियन से भी सिमिलर हैं, फेडरल से भी सिमिलर हैं. तो वैसे इंडिया का फेडरल कम यूनियन सिस्टम है, फेडरल कम यूनियन. अगर दोनों ऑप्शन उसमें हैं तो फिर कौन सा टिक करें? ठीक है, अगर ये ऑप्शंस नहीं होते और आपके पास यूनियन और फेडरल का ही सिर्फ ऑप्शन होता तो आई थिंक पर्सनली विद द फेडरल आई विल बी गो विद द फेडरल कि प्राइमरली हमारे पास फेडरल सिस्टम है. ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा हम कह सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर भी अडॉप्टेड, क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आर ऑलवेज कम आई थिंक फ्रॉम द फेडरल सिस्टम. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं. वैसे रियलिटी में आई डोंट थिंक कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये डिप्लोमेटिक क्वेश्चन टाइप होते हैं जिनका डायरेक्ट आंसर नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, सो यू विल बी गो विद द फेडरल. और मैं थोड़ा सा एक दो ये वाला क्वेश्चन मैं अपने पॉकेट में रख लेता हूँ, ये मैं सर्च करके भी आपको बताऊंगा कि हमें कौन सा अडॉप्ट करना है. ठीक है, हाँ चलो. So India central government have the three organs: executive, legislative, judiciary. We discuss about the executive, president of India and vice president. They are the two main head of the executive scenario. We also be discuss about the prime minister and the council of minister regarding with that the aiding prospectus कि प्रेसिडेंट को जो एड प्रोवाइड करते हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टिंग जो अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर है. इन्हीं की एडवाइस को प्रेसिडेंट साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब एग्जीक्यूट करते हैं. एंड इन लेजिस्लेचर वी डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. इफ आई डिस्कस अबाउट द राज्यसभा देयर इज अ 250 मेंबर्स एंड द लोकसभा देयर इज अ 552 मेंबर्स. ठीक है, नाउ वी कम विद द फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 52 गिव द नोमेनक्लेचर ऑफ द प्रेसिडेंट और 53 एंड 54 गिव द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट कि हाउ द प्रेसिडेंट विल बी अपॉइंटेड इन इंडिया. If I discuss about the eligibility criteria and the qualifications, so Article 58 deal with the eligibility criteria. First of all, he is should be a citizen of India. Age of him is 35 years old and qualified. He should be as much qualification as a member of Lok Sabha. लोकसभा मेंबर्स की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सारी क्वालिफिकेशंस आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए. Apart from this, if I discuss about the disqualification, so he should not be unsound mind, should not be insolvent, and he should not be hold any office of profit in India.
एंड इफ ही गेट द एनी सिटीजनशिप, हाँ देयर इज अ क्वेश्चन कंसर्न अबाउट द सिटीजनशिप कि प्रेसिडेंट साहब के पास सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप ही हो और ना वो किसी और इंडियन सिटीजनशिप को अगर वो सीज कर देते हैं या फिर वो उसको छोड़ देते हैं, देन ही विल नॉट बी कंटिन्यू द पोस्ट ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिटीजनशिप इज द प्राइम एंड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत जरूरी है कि वो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ही कैन नॉट बी होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिस इन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर सेक्टर आल्सो। ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हमारे पास क्वालिफिकेशंस रही। नाउ वी कम विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ही हैव द सो मेनी पावर्स। इफ वी डील विद द एग्जीक्यूटिव हेड तो वो है ही, चाहे वो किसी एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर विद द इंडिया विद फॉरेन कंट्रीज, एनी टाइप ऑफ लॉ स्टैट्यूट्स पॉलिसी, ऑल पॉलिसीज आर कम इन्फोर्समेंट ओनली एंड एग्जीक्यूशन only and only after the signature of the president. Until and unless without his consent and without his assent, there is no policy can be executed in India. Apart from that thing, he also appoints so many persons. He also give the recruitment of the so many persons, which are I listed down here, like a computer attorney general, judges of the judges of the Supreme Court, High Court, governors, administrator of the Union Territories, chairman of the Public Service Commissions, Finance Commissions, Chief Election Commissioner. So many posts are be appointed by the President of India. And if we discuss about the legislative power, तो legislative power में I personally go with the ordinance by virtue of Article 123. President have the power to issue ordinance whenever there is any type of emergency conditions are present before the president and parliament not in the session. दोनों बातें होनी चाहिए, पार्लियामेंट अपने सेशन में ना हो और इमरजेंसी सिचुएशन हो कि भाई कोई लॉ हमें तुरंत तत्कालीन प्रभाव से एग्जीक्यूट करना होगा। एट दैट टाइम प्रेसिडेंट कैन बी यूज हिज पावर ऑफ द ऑर्डिनेंस मेकिंग। दैट ऑर्डिनेंस हैव द वैलिडिटी ऑफ द 6 वीक आफ्टर द पार्लियामेंट इन सेशन। जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर या तो पार्लियामेंट पे कंसेंट देगी या फिर उसे डिनाई कर देगी। अगर पार्लियामेंट कंसेंट देती नहीं है और डिनाई भी नहीं करती तो भी उसको वॉइड माना जाएगा, तो भी वो वेनिस आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट कंसेंट आर द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर द ऑर्डिनेंस। And about from the ordinance, they also give the assent of the bills, nominate the member of the parliament, dissolutions of the and prorogation of the parliament. So many things are attached with the president and the parliaments, which describe his legislative power. And if we go with the judicial power, तो दो पावर है इनके पास by virtue of Article 123. They can seek the advice from the Chief Justice of India. And that is the advisory power with the judiciary with the president of India. And if go with the pardon, by virtue of Article 72, he can give the pardon in any case to the any guilty holder. pardon के अंदर वो चाहे commutation हो, reprieve हो, remission हो और चाहे वो retrieve हो, anything can be done by the president of India. If I go with the emergency provisions, so 3 emergency provisions: national and the state emergency and the final emergency. Any type of emergencies occur in any area, it is only the president who will be proclaimate it. It is only the president who will announce the emergency, and after the emergency all power are come vested with the president, either be a legislative and executive. सारी पावर प्रेसिडेंट के अधीन होंगी। आवाज नहीं आ रही? नाउ चेक इट, इट्स क्लियर नाउ? Wait a minute, I think there is some problem regarding the network. Now please check it, is it okay? Give me a minute. Now check it please, it will be fine now. आवाज आ रही है आपको? Okay. वी कंटिन्यू अवर लेक्चर्स। तो एमरजेंसी प्रोविजंस में नेशनल, फाइनेंशियल एंड स्टेट एमरजेंसी, तीनों ही एमरजेंसी प्रेसिडेंट साहब के द्वारा प्रोक्लेम्ड करी जाएंगी। नाउ वी कम विद द मिसलेनियस प्रोविजंस। मिसलेनियस प्रोविजंस में एनी टाइप ऑफ थिंग लाइक अपॉइंट, अच्छा एक आर्मी मिलिट्री पावर भी इनके पास है। मिलिट्री पावर लाइक दैट ही इज द हेड ऑफ द ऑल 3 मिलिट्री हेड्स। जल, थल और नेवी तीनों की हेड आपके प्रेसिडेंट साहब रहेंगे। ही इज़ द कमांडिंग चीफ ऑफिसर ऑफ द मिलिट्री एंड ही इज़ गिव द अप्रूवल टू द ऑल टाइप ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज़। एंड इंटरनेशनल हेड तो वो है ही, किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वी विल बी
first all be represented by an international scenario by the president of the India. He is the first person of India who will be represent us. Let me check. I think there is a problem with the sound. Give me a 5 minutes please. हाँ, अब आवाज़ आ रही है आपको? आपको प्रोडक्ट तो आ रही है सर। चलो थैंक्स, इट्स क्लियर। वेट, वेट वेट वेट। हाँ, तो हमने प्रेसिडेंट्स की पावर डिस्कस करी टिल नाउ। नाउ वी कम विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। हाउ कैन वी रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट? आर्टिकल 61 आर डील विद द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। एक मिनट रुकना। नाउ इट्स फाइन। हाँ, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट आर वी गोइंग टू डिस्कस कि भाई प्रेसिडेंट साहब की अपॉइंटमेंट कर ली हमने, उनका रिक्रूटमेंट देख लिया, उनकी पावर्स देख ली, इमेज देख ली। नाउ इफ देयर इज सम टाइप ऑफ कंडीशंस आर कम दैट द प्रेसिडेंट आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हिज जॉब, देन वी कैन आल्सो बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। उसके लिए क्या होगा? सिंपल सी प्रोसेस है कि इम्पीचमेंट में सबसे पहले लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी हाउस में प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है। सपोज अगर लोकसभा में होता है तो जिस हाउस में प्रोसेस इनिशिएट होगा उस हाउस के 1/4 मेंबर के द्वारा एक मोशन स्टार्ट होगा, एक नोटिस स्टार्ट होगा, एक मूवमेंट स्टार्ट होगी जिसपे 1/4 मेंबर अपनी कंसेंट देते हैं। जैसे ही 1/4 मेंबर ने कंसेंट दिया कि भाई प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ इम्पीचमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम 40 डे का नोटिस देंगे प्रेसिडेंट साहब को कि भाई आपके खिलाफ ये इम्पीचमेंट प्रोसेस हो रहा है, आपके रिमूवल की तैयारी करी जा रही, काइंडली कम टू द पार्लियामेंट। नाउ द पार्लियामेंट आर पास दैट मोशन विद द 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट के लोकसभा उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करेगी। लोकसभा के पास होने के बाद नाउ द मोशन कम विद द राज्यसभा। राज्यसभा पहले अब इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी। राज्यसभा फर्स्ट इन्वेस्टिगेट द चार्ज। इफ यू फाउंड दैट द प्रेसिडेंट आर द गिल्टी विद दैट चार्ज, देन दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। अगर उनको लगता है कि वो गिल्टी नहीं है तो वो मोशन वहीं एंड हो जाएगा, वो उन चार्ज को डिनाई कर देंगे और वहीं उस मोशंस को खत्म कर देंगे। इफ वी फाउंड दैट द चार्ज इज कंप्लीटली ट्रू, देन दे विल बी गो विद द वोटिंग, एंड बाय वोटिंग इफ दे सपोर्ट द 2/3 मेजोरिटी आर सपोर्ट ऑन दैट मोशन, देन द प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। गेट इट? बड़ा सिंपल है। लोकसभा से राज्यसभा तक गया, लोकसभा ने पहले 1/4 मेंबर ने साइन करके स्टार्ट करा मोशन, 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हुआ। राज्यसभा ने इन्वेस्टिगेट करा, उसे लगा कि हाँ भाई सचमुच ऐसा है, सचमुच को प्रेसिडेंट साहब गिल्टी है, देन दे विल पास विद द 2/3 मेजोरिटी एंड रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। उसे लगा अगर गिल्टी नहीं है तो वो मोशन वहीं खत्म हो गया। गेट इट? नाउ वी कम विद द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द कैन बी से एज द assistant of a president. In the absence of the president, all work of the president are be deal by the vice president, and he is the ex officio chairman of Rajya Sabha. It means he is the chairman of Rajya Sabha also. जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा वही वाइस प्रेसिडेंट होगा, या फिर मैं कहूँ जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। सिंपली आर्टिकल 60 क्या चीज़? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? वेट अ मिनट, आई जस्ट चेक वंस। वेट। नाउ इट्स शेयर नाउ। हाँ, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब का हम जिक्र कर रहे थे। ही जस्ट सिंपल इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आर्टिकल 63 डील विद द वाइस प्रेसिडेंट। सारी क्वालिफिकेशंस लगभग सिमिलर हैं, बट वन डिफरेंस इज दैट कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए जो लोकसभा मेंबर की होती है, लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट की बात आ रही तो उनकी क्वालिफिकेशन वो होगी जो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा मेंबर की होती है। ठीक है? यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ को आप समझना कि
कि क्वालिफिकेशन हमने लोकसभा मेंबर की प्रेसिडेंट साहब को दी और राज्यसभा मेंबर की वाइस प्रेसिडेंट साहब को दी, बट द एज आर सिमिलर। प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35 चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35 चाहिए, जबकि लोकसभा में एज का क्राइटेरिया 25 है और राज्यसभा में 30 है। इन 3 पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझते चलना। ये नहीं कि लोकसभा की क्वालिफिकेशन है तो एज है वो है, एज इनकी अपनी अलग अलग है। इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया जो है वो लोकसभा और राज्यसभा वाला फॉलो आउट होगा। ठीक है, लोकसभा में 25 ईयर की एज है, राज्यसभा में 30 ईयर की एज है, और प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर का एज क्राइटेरिया है। गेट इट। पावर्स की अगर मैं डिस्कस करूँ तो इन द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट जो भी प्रेसिडेंट साहब की पावर होंगी वो सारी वाइस प्रेसिडेंट साहब की पावर है। और राज्यसभा चेयरमैन की एज ए राज्यसभा चेयरमैन अपनी राज्यसभा को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, रेगुलेटरी वे में ध्यान रखना, मेंबर्स की पोजीशंस को डिसाइड करना, दैट विज द वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब। इम्पीचमेंट प्रोसेस आर सिमिलर लाइक अ प्रेसिडेंट, ही जस्ट गिव द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भी वो रिजाइन देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे। गेट इट। चलो अच्छा, एक पावर और रहेगी थी, वी आर आई फॉरगेट अबाउट द वीटो पावर। वीटो पावर मैंने पहले ही बताया होगा कि इंडिया में प्रेसिडेंट की एज सच कोई वीटो पावर नहीं है। सम ऑफ द स्कॉलर से दैट कि कुछ एरियाज में एब्सोलूट वीटो पावर है, बट पार्लियामेंट्री लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट गिव द एनी टाइप ऑफ वीटो पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वी जस्ट हैव कैन बी सेड द 2 पावर्स विद देमसेल्फ, लाइक अ सस्पेंसिव वीटो, जो मुझे थोड़ी सही लगती है। सस्पेंसिव वीटो कहीं ना कहीं है, और पॉकेट वीटो है। सस्पेंसिव वीटो इज लाइक कि कोई बिल प्रेसिडेंट साहब के सामने आया और उन्होंने उसमें उनको लगा कि यार इसमें कुछ कमियां हैं या फिर कुछ सजेशंस हैं उनके, तो वो सजेशंस देके उन्होंने पार्लियामेंट को दोबारा भेज दिया ना। पार्लियामेंट इज अ विद देमसेल्फ कि या तो वो सजेशन एक्सेप्ट करे या फिर कुछ चेंज करे, या फिर जैसा आया वैसा ही दोबारा से पास करके प्रेसिडेंट साहब को दे दिया। तो जो कुछ टाइम के लिए उन्होंने उसको पार्लियामेंट भेजा वो सस्पेंड करा कुछ टाइम के लिए, दैट इज सस्पेंसिव वीटो। एंड पॉकेट वीटो इज लाइक कि कोई बिल पार्लियामेंट से पास हो के प्रेसिडेंट साहब के पास आया, अब उन्होंने ना तो उसको सस्पेंड करा ना उस पर असेंट दी, ही जस्ट केप्ट दैट बिल इन हिज पॉकेट, एंड देयर इज अ नो टाइम लाइन आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि कितने टाइम तक वो रख सकते हैं या फिर कोई उन पर बाइंडिंग क्या है। गवर्नर के साथ हमारे पास कुछ रूल ज़रूर अवेलेबल हैं कि गवर्नर, वो जब हम स्टेट का जो मैटर आएगा उसमें बताएंगे, लेकिन एज सच प्रेसिडेंट साहब के पास हमारे पास ऐसा कोई रूल हमने अभी तक नहीं देखा। ठीक है, कि कितनी टाइम लाइन होगी, तो वो लंबे टाइम के लिए भी कैप्ट कर सकते हैं एज सच। ठीक है, नाउ वी कम विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वी रीड इट इन अ कलेक्टिवली। सिंपल सी बात है भाई सब, आपने सरकार फॉर्म करी, सॉरी चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर, सेंटर की बात कर रहे हैं अभी हम। तो आपने गवर्नमेंट फॉर्म करी, नाउ द हेड ऑफ द लीडिंग पार्टी, हेड ऑफ द विनिंग पार्टी आर बी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन, एंड ही आल्सो डिस्ट्रीब्यूट हिज वर्क, ही आल्सो डिस्ट्रीब्यूट द मिनिस्ट्री विद देयर द member of parliaments, and that members are be become the team of the prime minister, that is called the council of minister। कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी टीम बनाते हैं सारा काम करने के लिए, उसे हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला। और एक छोटी सी कैपिंग हमने रखी, भाई ऐसा नहीं है कि सबको मंत्री पद दे देंगे, जितने भी लोकसभा मेंबर हैं उसके 15% मेंबर को ही आप मंत्री पद देंगे। सपोज कि अगर 500 लोकसभा मेंबर हुए तो इनका 15% कितना हुआ, 75 मिनिस्टर्स हो सकते हैं फिर इनके। ठीक है, लगभग ये एक तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि 15% लोगों को आप वो मंत्री पद दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अपने प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ उनकी वर्किंग की, तो ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पावर। मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर हैं वो हैं इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री, कि कंट्री ने जिस पार्टी को और जिन लोगों को इलेक्ट करा उनके हेड हैं वो। लिंक का काम करते हैं, ही वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट से जो भी कोई काम होके जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उन दोनों से जो कलेक्टिवली जो भी कुछ काम होगा वो प्रेसिडेंट साहब तक पहुंचाने वाला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हैं। एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट साहब को टाइम टू टाइम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, पावर्स और पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ, किसी से भी रिजिग्नेशंस और उसके टाइम ईयर्स को बढ़ा सकते हैं, और सारे वर्क को मॉनिटर करते हैं। कल ऐसा
एक्सक्लूसिव कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई लिस्ट नहीं है हमारे पास कि वो ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट कंप्लीटली वर्क टुगेदर। वी जस्ट मेक दैट मिनिस्टर्स ओनली बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्सिबल होंगे पूरे पार्लियामेंट्री वर्क के लिए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो अपने मंत्री पद के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उनके मंत्रालय में कोई घटना घटित होती है या फिर कोई पॉलिसी गलत होती है या फिर कुछ भी एनीथिंग अकर विद देम गुड और बैड, दे हैव टू बी टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट। गेट इट? थोड़ा सा अब लोकसभा हम देख लेते हैं। वी आर टू हाउसेस विद द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज हैव द, इफ आई डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन, 552 मेंबर्स हैं, 530 are elected, 20 are nominated and 2 are the Anglo-Indian। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हमने देखा कि भाई 25 ईयर्स की एज हो मिनिमम, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और ये हैव द ऑल क्वालिफिकेशन विच शुड बी होल्ड बाय द लोकसभा मेंबर, जो भी लोकसभा के अंदर के रूल्स होंगे। डिस्क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो अनसाउंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, सिटी और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उस पर इसके अलावा ना हो, एंड द अदर थिंग विच आर द प्राइम रिक्वायरमेंट इज दैट कि उनके पास एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो disqualified now. Anti-defection law is a specially added law which are described by the Article 102 and added by the 52nd Amendment in 1985. 1985 की 52वें संशोधन के तहत हमने 10th शेड्यूल ऐड करा। ठीक है, ये डेट्स आपको याद रखनी है। 52nd अमेंडमेंट 1985 में हुआ, 10th शेड्यूल ऐड करा, और आर्टिकल 102 डील विद द एंटी डिफेक्शंस लॉ कि अगर कोई व्यक्ति जिस पार्टी से उसने चुनाव लड़ा है और मंत्री पद लेने के बाद या फिर चुनाव जीतने के बाद सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, मैं सपोज मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मैंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया अपने साथ, अब मैं चुनाव जीत गया। अब चुनाव जीतने के बाद मैं कहता हूँ कि नहीं जी अब तो मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ, दैट विल नॉट बी अलाउ, इट विल कंप्लीटली फ्रॉड विद द पार्टी, विद द पीपल एंड विद द गवर्नमेंट। ये सबके साथ फ्रॉड है। रीजन मीन कि अगर ऐसे आपने अलाउ कर दिया मिनिस्टर्स को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्टी चेंज करने से, तो वो रोजाना पार्टी चेंज करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाएगी, और जो लोगों ने वोट दिया वो तो उस पार्टी के चेहरे पे दिया ना कि भाई इस पार्टी का बंदा है इसलिए हम इसे वोट दे रहे हैं। ऐसा हर बार तो कैंडिडेट नहीं जीतता, काफ़ी एरियाज में, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टी जीतती है, तो पार्टी को लोग वोट करते हैं, कई बार कैंडिडेट को करते हैं, कई बार पार्टी को करते हैं। अब जिन लोगों ने पार्टी को वोट करा होगा उनके साथ तो धोखा हो गया, सो दैट विल नॉट बी अलाउड। अगर आप पार्टी लाइन से हटके भी कोई पार्लियामेंट में काम करते हैं तो भी वो एंटी डिफेक्शन लॉ माना जाएगा, किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ माना जाएगा। इट्स कंप्लीटली बैन विद द इंडिया। लोकसभा इलेक्शंस की अगर हम बात करें, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। सेंसस पे डिपेंड होता है कि आपकी कितनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी। नेक्स्ट सेंसस विद चेंज विद द कॉन्स्टिट्यूशन इज द 2026। 2026 में नए सेंसस के साथ हम नई जुरिडिक्शंस फॉर्म करेंगे अलग अलग एरियाओं में। अब जिस सेंसस से हम जो काम कर रहे हैं वो 2000 का सेंसस है। सन 2000 में, इन ईयर 2000 वी गिव द सेंसस, वी गिव द हमने जनगणना करी और उसके हिसाब से एरिया वाइज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करा। नाउ द नेक्स्ट सेंसस विल बी अकर्ड इन द 2026। गेट इट? थोड़ा सा स्पीकर देख लेते हैं। स्पीकर हमारा हेड ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा रहता है। लोकसभा के जो हेड होंगे जो उसको मॉनिटर करेंगे कि सारी चीज़ें कैसी चले, उसे हम स्पीकर कहेंगे। और ये स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा बाय इलेक्शन फॉर्म कराया जाता है, इलेक्शन इलेक्ट कराया जाता है। वो मेंबर सारे वोट करते हैं और जिसके नाम पे ज़्यादा वोट आ जाते हैं ही विल बी इलेक्टेड एज द लोकसभा स्पीकर। और इसी के लिए साथ साथ हम एक डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट करते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर विल बी वर्क एज अ स्पीकर। गेट इट? और छोटा सा टर्म है एक प्रोटर्म स्पीकर। प्रोटर्म स्पीकर इज लाइक दैट व्हेन द new Lok Sabha come in session and the member of the Lok Sabha is till now right now required to be take the oath। तो oath लेते हैं जब तक लोकसभा के मेंबर, नई लोकसभा के मेंबर, तब तक उनको जो स्पीकर चाहिए होता है। तो उसमें वो जो जितने मेंबर जीत के आते हैं उन्हीं में से जो सीनियर होगा उसे प्रोटर्म स्पीकर बना देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कि इनको ओथ दिलाने के लिए और ओथ ड्यूरिंग द ओथ की लोकसभा की प्रोसीडिंग मेंटेन रहे, एक स्पीकर हमने अपॉइंट करते हैं जिससे हम प्रोटर्म स्पीकर कहते हैं या फिर टेम्परेरी स्पीकर कहते हैं। ठीक है?
here we done with the Lok Sabha members and all things. Now we come with directly with the Rajya Sabha. राज्य सभा की अगर हम बात करें तो 250 मेंबर्स हैं राज्य सभा के. 238 आर द इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट असेंबलीज एंड 12 आर द नॉमिनेटेड. क्वालिफिकेशन लगभग सारी लोकसभा वाली सिमिलर है, बस जस्ट द एज क्राइटेरिया शुड बी द 30. आपका 30 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए. इलेक्शंस का अगर हम सिनेरियो देखें तो राज्यसभा मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते. ये जितनी स्टेट असेंबलीज होंगी, राज्यों की जो विधानसभा होंगी, वहाँ से इलेक्ट होके राज्यसभा मेंबर्स आएंगे. इन अंडर और टर्म इनका जो है वो 6 ईयर्स का है. एक व्यक्ति राज्यसभा मेंबर 6 साल के लिए राज्यसभा मेंबर बनता है. और एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर आर द रिटायर्ड. हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं. लेट मी चेक इट वंस इस वाले पॉइंट को कि 1/3 है कितने हैं. 1/3 ही है ना. 1/3 ही है. हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं. रिटायरिंग मेंबर आर एलिजिबल फॉर द रिलीफ राज्यसभा परमानेंट. अभी मुझे मिल नहीं रहा. ओके 1/3 ही होंगे है ना. हर 2 साल में 1/3 मेंबर आर द रिटायर फ्रॉम द राज्यसभा. और राज्यसभा परमानेंट सेशन है, टेम्परेरी सेशन नहीं, क्योंकि देखो एक साथ तो डिसॉल्व हो नहीं रही. 1/3 करके रिटायर हो रहे हैं, फिर इतने में नए आ जा रहे हैं. तो कभी भी राज्यसभा कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती, हमेशा सेशन में रहती है. अच्छा, राज्यसभा फॉर्म करने का लास्ट क्लास में हमने बताया कि राज्यसभा फॉर्म करने का इनका इनिशिएटिव ये था कि जो लोकसभा के मेंबर है वो इलेक्टेड मेंबर है, और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमने नहीं रखा. राज्यसभा भी मेक लाइक अच्छा, राज्यसभा बोलते भी अपर हाउस है कि एक हमने हाउस बनाया जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स लोग बैठे हुए हैं जो राज्यों से राज्यों से इलेक्ट होके आ रहे हैं, स्टेट असेंबली से इलेक्ट होके आ रहे हैं. दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कम विद द इंटेलेक्चुअल पोर्सन्स. इंटेलेक्चुअल एरिया से वो ज़्यादा आ रहे हैं, इलेक्टेड पर्सन नहीं है. पॉलिटिक्स उनकी बहुत कम है. इसके अलावा दूसरा पॉइंट एक ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी बना रहे, राज्य सरकारों के हित की भी वहाँ बातें होती रहें. इसलिए राज्यसभा का कंसेप्ट है, इसलिए हमने इसको नाम भी राज्यसभा दिया कि राज्यों का भी प्रतिनिधित्व हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री फंक्शंस में मिलता रहे. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाए जो किसी स्पेशल राज्य के लिए या फिर सारे राज्यों के लिए सही नहीं है, देन द राज्यसभा कैन बी रेज अ ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग इट. ठीक है. तो एक तो हमें बड़े विद्वान लोगों का और अपने से बड़े लोगों का एक सहारा मिला लॉ मेकिंग में. दूसरा हमें ये सहारा मिला कि हमें सारे राज्यों का एक प्रतिनिधित्व भी मिल गया, जिससे लॉ और अच्छा क्रिएट होगा, कलेक्टिवली फॉर इंडिया के लिए क्रिएट होगा, कंप्लीट इंडिया के लिए क्रिएट होगा. गेट इट. हाँ, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ सर. रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं क्या सर? हाँ, जो स्टेट असेंबली होती है ना, राज्यों की जो विधानसभा है, वो राज्यसभा मेंबर्स इलेक्ट करके भेजती हैं. हर विधानसभा में वोटिंग होती है, जैसे कि डिसाइड रहता है. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हरियाणा से 2 राज्यसभा मेंबर रहेंगे, तो इनको पब्लिक इलेक्ट नहीं करती. अब हरियाणा की विधानसभा में 60 MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 MLAs हैं आपके. ये 60 मेंबर मिलके 2 लोगों को चुनेंगे जो उनकी तरफ से, हरियाणा की तरफ से राज्यसभा में जाएंगे. तो इससे हमें फायदा ये मिलता है कि राज्यों का भी नेतृत्व और राज्यों का भी प्रतिनिधित्व डायरेक्टली राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाता है. तो अगर राज्यों को कोई बात वहाँ पहुँचानी हो या फिर किसी मैटर पे अपने किसी पॉलिसी पे अपने कमेंट देनी हो, तो दे कैन बी डू बाय दैट दीज मेंबर्स. ठीक है, क्लियर हुई अब ये बात? सर इसमें 10 मेंबर होते हैं जैसे हरियाणा की तरफ से, तो ये 2 अलग होते हैं क्यों सर? हाँ, ये 2 अलग होते हैं. ये जो 60 MLA हमने चुने हैं, इनमें से नहीं जाएंगे ये. अच्छा जी. 2 अलग से इन्हें भेजने पड़ेंगे. अब चाहे रूलिंग पार्टी के व्यक्ति हों, चाहे कोई भी हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल्स माने जाते हैं जो हमें रूलिंग हरियाणा की 60 MLA जिनको जो 2 लोगों को चुनेंगे वो अलग से होंगे. इन 60 से, अगर इन 60 में से कोई जाएगा भी ना,
मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ, सपोज इनमें से कोई एक बंदा जाने लगा, ऐसा भी होता है, इसलिए पूछी सर्कमस्टांसेस मैं बता रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई एक गया और वो इलेक्ट हो गया कि भाई राज्यसभा मेंबर बन चुका है वो, तो फिर यहाँ पे 59 मेंबर्स हो जाएंगे, और जो जो बंदा गया है अपने जिस विधानसभा क्षेत्र से गया होगा वहाँ विधानसभा क्षेत्र में दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर दोबारा से 60 होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही ऑफिस होल्ड कर सकता है। जो हमने डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ा ना, वो यही है, ठीक है। तो ये राज्यसभा के लिए इसलिए हम कहते हैं कि इसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व रहता है, राज्यों की भी रिप्रेजेंटेशन रहती है, राज्य सरकारों का रिप्रेजेंटेशन रहता है, जो एक अच्छे लॉ फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। राज्यसभा चेयरमैन इज द अपना वाइस प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा चेयरमैन है, ठीक है। और जैसे हमारे पास डिप्टी स्पीकर था, ऐसे हमने डिप्टी चेयरमैन भी रखा हुआ है, तो डिप्टी चेयरमैन इज आल्सो भी इलेक्टेड बाय द राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा चेयरमैन भी राज्यसभा इलेक्ट करेंगी और डिप्टी चेयरमैन भी, ये अपने आप में कलेक्टिवली इलेक्ट कर लेंगे, ठीक। क्वालिफिकेशन भी ऑलरेडी डन कि 30 ईयर्स होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करना चाहिए, और राज्यसभा की सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन में वही अनसाउंड माइंड ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो, और एंटी डिफेक्शंस लॉ ना हो। गेट इट? चलो, नाउ वी कम विद द 2 थिंग्स वी आर लेफ्ट लास्ट क्लास। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में कैसे वो प्रोसीडिंग चलेगी। एक तो बिल वाला क्राइटेरिया होता है कि बिल आया, लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, पास होके गया, और कैसे कैसे गया। एक है क्वेश्चन आवर और 0 आवर। सपोज ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई सुबह 9 बजे, 9 AM पार्लियामेंट ओपन हुआ, तो सबसे पहले एक कंसेप्ट होगा 9 to 10 का, 0 आवर, ठीक है, 1 घंटा जिसे हम 0 आवर बोलते हैं। और फिर उसके बाद आपका अलग अलग प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं, क्वेश्चन आवर्स का, या फिर कोई भी जो काम होना लिस्टेड रहता है कि आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इतना टाइम इस टॉपिक को दिया जाएगा। दैट इज़ द 0 आवर, दैट इज़ द प्रोसीडिंग। यहाँ से आपकी कंप्लीट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। बीच में आई थिंक 1:30 पे इनका लंच हो गया 2 o'clock तक, और उसके बाद 2 से 5 इन्होंने फिर तक वर्क करा, या फिर जितने भी टाइम ये वर्क करना चाहते हैं। दैट इज़ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। 0 आवर क्या है कि यहाँ से जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे लिस्टेड क्वेश्चन से डिस्कस करे जा रहे हैं कि हमने पहले नोटिस दे रखा है, जैसे मैंने नोटिस दे दिया स्पीकर साहब को, जी मैं इस चीज़ पे चर्चा करना चाहता हूँ और प्लीज़ इस पे ध्यान दें और पार्लियामेंट्स को नोटिस दें। तो स्पीकर साहब एक दिन पहले या फिर जितने टाइम भी पहले सारे मेंबर्स को बता देंगे कि ये व्यक्ति, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इस पार्टी से जो है इस क्वेश्चन पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो लिस्टेड क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, लिस्टेड क्वेश्चन, ठीक है। और इसी में एक टाइम होता है, जैसे यहाँ पे 10 to 11 का क्वेश्चन आवर जिसे हम बोलते हैं, कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन आवर का जो कोई भी टाइम, जो नहीं कि स्टार्टिंग में हो, बीच में भी ले सकते हैं, पर प्राइमरी स्टार्टिंग में होता है कि क्वेश्चन आवर में हम गवर्नमेंट से डायरेक्टली वी रेज द क्वेश्चन अबाउट द एनी मैटर, एनी पॉलिसीज, और गवर्नमेंट से हम उस पर कमेंट मांगते हैं कि भाई इस पर बताएं, हमें हमसे चर्चा करें कि वहाँ मणिपुर में ये हो रहा है, आपने कोई बिल बनाया उस पर आपका क्या निर्देश है, या फिर फला जगह इस पॉलिसीज़ पे क्या निर्देश है, पेपर लीक होने इस पे क्या निर्देश। ये तो हो गए क्वेश्चन आवर की बात। और कैसा भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, वट एवर यू वांट, ठीक है। लेकिन 0 आवर में आपने के पास कोई सडन कोई मुद्दा आया और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि स्पीकर को देंगे फिर वो उस पर डिसाइड करेंगे पूछा जा सकता है नहीं पूछा जाता। यू जस्ट गिव अ शॉर्ट नोटिस टू द एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड विद द स्टार्टिंग ऑफ द थिंग आपके पास खाली ये रहता है कि आप अपना नाम दे रहे हैं कि मुझे एक बात रेज करनी है, कृपया मुझे मौका दिया जाए शुरुआत के 1 घंटे में, और आपको स्पीकर साहब ने मौका दे दिया और आपने जो बात रखनी है आपने वहाँ रख दी। दैट इज द 0 आवर। यहाँ पे लिस्टेड ऑफ क्वेश्चन डिसाइड नहीं है, लिस्टेड ऑफ मेंबर डिसाइड है कि कौन अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। गेट इट? तो ये 0 आवर और क्वेश्चन आवर्स की बात रही, ठीक है। सो ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग बात रही। अब इसमें बात होती है मोशंस की। मोशंस लाइक कि मोशंस का हिंदी अनुवाद क्या होगा? स्टार्टिंग होना किसी भी चीज का, मूवमेंट होनी, ठीक है, इस तरीके से समझे। तो 2-3-4 तरीके के मोशंस हैं।
सबसे पहले कॉलिंग अटेंशन मोशन की अगर मैं जिक्र करूं तो इसे सिंपली लाइक कि या तो रूलिंग पार्टी या फिर अपोजिशंस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं कि दे मेक अ मोशंस कि हम इस टॉपिक पे, जो स्पेसिफिक टॉपिक है, इस पे हमें चर्चा करनी है और आप सब कल से प्रिपेयर होने के आना, पे अटेंशन ऑन दैट थिंग। और सब प्रिपेयर होकर आते हैं और उस पर मतलब कॉल करना पूरे हाउस को, पूरे सदन को अनुसूचित करना कि भाई इस मुद्दे पे बात करी जाए। उसमें आपने एक मोशन रखा स्पीकर साहब के सामने, अगर स्पीकर उन्हें अलाउ करते हैं तो स्पीकर साहब सबको बताएंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। या फिर सरकार का उस पर ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। इंडियन इनोवेटिव है कॉम्बिनेशन ऑफ द आस्किंग क्वेश्चन विद द सप्लीमेंट्री मेकिंग ब्रीफ कि इंडिया अच्छा, एक कॉलिंग अटेंशन मोशन इंडिया का अपना इनोवेटिव थिंक है जिसमें हम सरकार से ब्रीफ चीज़ें मांगते हैं या फिर सरकार उस पर अपना ब्रीफ रखती है। सेकेंड इज द एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन मीन्स कि सरकार का अपना काम चल रहा है, अपना ठीक से प्रोसीडिंग चल रही है, रोजाना वो काम हो रहे हैं, कोई ऐसा विशेष मुद्दा आ गया कि तुरंत सरकार के सारे कामों, पार्लियामेंट्स के सारे कामों को रोक के हमने कहा कि भैया इस पे ध्यान दीजिए, इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई या फिर कोई बड़ी बात आ गई, आपने एडजर्नमेंट मोशन लगाया कि तुरंत सारे काम को एडजर्न करा जाए और मेरी बात सुनी जाए, दैट इज द एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस का मतलब है कि नाउ द नो कॉन्फिडेंस लेफ्ट विद द गवर्नमेंट। अब सरकार के ऊपर विश्वास नहीं रहा, किसका? जनता का। जनता का विश्वास नहीं रहा। अब जनता का विश्वास कैसे प्रूव होगा? द्वारा तो इलेक्शन होंगे नहीं, गेट इट और नॉट? भाई मैं कहूँ कि अब हमारा मोदी गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं रहा तो क्या द्वारा इलेक्शन हो जाएंगे? हमारा सरकार का विश्वास वहां पे कौन दिखाते हैं? रिप्रेजेंटेटर्स, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटर्स ही तो हमारा विश्वास दिखाएंगे कि हमारा विश्वास है कि नहीं है। तो जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए तो इसका मतलब ये है कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के पास एप्रोप्रिएट्स नंबर नहीं है। एप्रोप्रिएट नंबर का मतलब है कि उनके पास नंबर ऑफ एमपीज नहीं है जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि जब गवर्नमेंट बनी, जैसे कि अब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, आज उनके पास ये नंबर्स हैं, आई थिंक 273 या 272 है ना, उनके पास ये 293 हैं, 293 हैं, आई फॉरगेट इट, रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं तो 293 उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का सपोर्ट है कि भाई 293 मेंबर्स आर सपोर्टेड टू द मोदी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट। बीच में अगर अपोजिशन को ऐसा लगता है कि ये अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं अब सपोर्ट नहीं करते इन्हें, वो हट चुके हैं, उनसे टूट चुके हैं, तो वो वहाँ पे सरकार के सामने पार्लियामेंट में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे कि सरकार कृपया शो करे कि उसके पास पार्लियामेंट्री सपोर्ट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कंटिन्यू करने के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट है कि नहीं है, एमपीज उतने उनके पास अवेलेबल है नहीं कि नहीं है। तो वह दोबारा से वोटिंग होगी और 272 जो आंकड़ा है सरकार बनाने का, तो 272 एमपी अगर सपोर्ट करते तो ही सरकार कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज उसी टाइम सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है। जब भी अपोजिशन को ऐसा लगेगा कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी, गवर्नमेंट से कहेगी भैया प्रूव कर दे अपना बहुमत, गवर्नमेंट अपने एमपीज को बुलाएगी और वोटिंग करवा देगी कि भाई देख ले हमारे पास है, नहीं करवाएगी तो गिर जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब सरकार पे लोगों का भरोसा नहीं रहा। ये तो हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के चलने ना चलने पे। एक होता है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन इज कंप्लीटली सिमिलर लाइक अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, बट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसर मोशन रिगार्डिंग टू द नो कॉन्फिडेंस विद अ पॉलिसी। यहाँ पे सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉलिसी के खिलाफ है। जैसे कि कोई पॉलिसी, कोई एक्ट आपने बनाया और बाद में हाँ अपोजिशन कह रहा है कि नहीं 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 उस पर जब तो वोटिंग हो गई थी, जबकि नहीं पता, आज इसके समर्थन में लोग नहीं है, कृपया इसे खत्म करा जाए, ठीक है। या फिर जब वो उस पर वोटिंग गिर रही है, जब पहली बार वो पेश हुआ तभी से उन्होंने कहा, जैसे कई बार होता है ना कि जैसे हमारे पास मेजॉरिटी रूल है, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और सरकार के लोग उस पर साइन करके कह देते हैं कि हाँ जी हो गया पास, पर वहाँ पे अगर अपोजिशन कहती है कि नहीं 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 बहुमत आप प्रूव करो, इस पे दिखाओ लोगों का मत, सबका मत है कि नहीं है, उससे सेंसर मोशन लेंगे। इट्स अ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट अ पॉलिसी, नॉट अ गवर्नमेंट, कि इस पॉलिसी के लिए सब सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपसे सहमत नहीं है, कृपया इस पे अपना वोटिंग करके प्रूव कीजिए,
ठीक है, दैट इज द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग एंड द मोशंस। कोई डाउट? हाँ जी सर। हाँ रूलिंग पार्टी में एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं सर? कहाँ पे? ये जिनको मेजोरिटी शो करनी होती है तो उस चीज़ के लिए एमपी का इलेक्शन होता है सर ये? देखो इलेक्शन एमपी एमएलए का मैं कन्फ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ, काफ़ी बच्चों में रहता है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यस सर। ठीक है, और एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, विधानसभा जिसे हम बोलते हैं, और पार्लियामेंट है हमारी सेंटर की, ठीक है। अब एमपी होते हैं दो तरीके के, एक तो लोकसभा मेंबर होता है, एक होता है राज्यसभा मेंबर। तो लोकसभा मेंबर जो है वो तो इलेक्ट होते हैं, उनका तो होता है इलेक्शन, और राज्यसभा मेंबर होता है इनका भी इलेक्शन है, पर कहाँ पे होता है? स्टेट में, स्टेट असेंबलीज में, ठीक है। राज्य सरकारों के अंदर राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन होता है। यहाँ तक ये बात क्लियर है? अब जो इलेक्शन होते हैं, जो मैंने 272 वाली बात करी, ये लोकसभा के इलेक्शन है। आपको 272 लोकसभा मेंबर चाहिए, राज्यसभा मेंबर से कोई हमारा मत नहीं है। सरकार किसकी रहेगी ये डिसाइड लोकसभा में होगा, राज्यसभा में ये डिसाइड नहीं होगा। डिड यू गेट द पॉइंट? तो लोकसभा में आपको 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, ठीक है। चलो, और कोई डाउट? लोकसभा को विधानसभा बोलते हैं सर। हाँ, अब इसके बाद हमारा बचता है स्टेट असेंबली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली का मैं थोड़ा सा इंट्रो दूं कि इंडिया में स्टेट का क्या हमने सिनेरियो बनाया है कि हर राज्य की अपनी एक असेंबली है। स्टेट अच्छा, दो तरीके की है हमारे पास, एक तो स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी है, यूटीज जिसे बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी में असेंबली नहीं होती, कुछ यूटीज में है, जैसे कि दिल्ली में है। दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे हमने असेंबली बनाई, वहाँ पे दिल्ली में इलेक्शंस होते हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट अलग होती है। सेम कंसेप्ट अभी हमने रिसेंटली कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करा है, तो कश्मीर में भी हमने कहा है कि इलेक्शन कराएंगे और कश्मीर की असेंबली अलग होगी। बाकी जो यूनियन टेरिटरी की अगर मैं बात करूँ, आपकी अंडमान निकोबार रही, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है, प्रेसिडेंट साहब का रूल होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिसर्स होते हैं जो सारा काम देखते हैं, ठीक है। दूसरा अब हम आते हैं स्टेट असेंबलीज पे। बाकी सब स्टेट्स में अपनी अपनी विधानसभाएं हैं। पार्लियामेंट जो है हमने बाई कैमरल स्ट्रक्चर रखा, दो हाउसेस है पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन स्टेट असेंबलीज में हमारे पास बाई कैमरल स्ट्रक्चर नहीं है, स्टेट असेंबलीज में है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मतलब एक हाउस बस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राज्य विधानसभा है सभी राज्यों। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल राज्य भी हैं, उनकी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यूपी के पास दो हाउस है। यूपी ने बाइकैमरल सिस्टम अडॉप्ट करा क्योंकि यूपी अपने आप में बहुत ब्रॉड है, तो एक हाउस में सपोर्ट करना इजी नहीं था। तो यूपी में अब दो हाउस हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में दो हाउस है ना, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही यूपी में दो हाउस हैं। एक तो विधानसभा हो गई, ठीक है, एक होती है विधान परिषद, ठीक है। दो वर्ड है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के तो इलेक्शंस होते हैं नॉर्मल, जैसे कि सब राज्य सरकारों के इलेक्शंस होते हैं, सिंपली इलेक्शन होते हैं। जो विधानसभा में मेजॉरिटी पार्टी होगी वही रूलिंग पार्टी होती है। विधान परिषद में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। विधान परिषद में आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते। और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से होंगे, उसका कुछ पैराडाइम है कि आपकी कोई टीचिंग क्वालिटी है, कोई आप इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, बहुत सारी वो लिस्ट है, दैट आल्सो भी आई विल बी प्रोवाइड टू यू, ठीक है।
तो दो बातें अब आप समझिए, स्टेट असेंबली और यूनियन टेरिटरी होती है। स्टेट की अपनी असेंबली होती है, यूनियन टेरिटरी में भी असेंबली होती है, जैसे कि दिल्ली और कश्मीर में है, लेकिन बाकी जो यूनियन टेरिटरी है उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग है। दूसरी तरफ स्टेट असेंबली में यूनिकैमरल बाईकैमरल दो तरीके के स्टेट हैं। जिन स्टेट्स में एक असेंबली है, एक हाउस है, वो यूनिकैमरल है। जिनमें दो हाउसेस हैं वो बाईकैमरल है, लाइक यूपी। वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधान परिसभा में इलेक्शन होके गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और विधान परिषद में इंटेलेक्चुअल लोगों को अपॉइंट करा जाता है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब एक पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे। तो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम 60 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, मैक्सिमम आई फॉरगेट द मैक्सिमम नंबर्स, आई थिंक 500 का क्राइटेरिया है कि मिनिमम तो आपके 60 है कि 60 मेंबर्स तो आपके एक हाउस में होने ही होने चाहिए, 60 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेट मी चेक इफ आई फाउंड इट, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको बता ही दूंगा। हाँ, नॉट बी लेस देन 60। हाँ, ये मोर देन 500, हाँ मैं बिल्कुल ठीक था कि मिनिमम तो आपके 60 होंगे और मैक्सिमम आपके 500 होंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक सिक्किम एंड गोवा, दीज आर द टू स्टेट, सिक्किम और गोवा। गोवा में जो है 40 मेंबर्स की असेंबली है और सिक्किम में 32 मेंबर्स की असेंबली। उसके अलावा जितने भी हैं सब में मिनिमम 60 तो हैं, और मैक्सिमम इन्होंने 500 की कैपिंग करे कि भाई 500 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब बात आती है कि हाँ बोलिए बोलिए। गोवा में कितने सर? गोवा में 40 हैं और सिक्किम में 32। ठीक है, तो ये बात तो ही विधानसभा के लिए जी, भाई कम से कम 60 मेंबर तो विधानसभा में हो और ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो। अब बात आती है विधान परिषद में कितने होंगे। विधान परिषद में इन्होंने क्राइटेरिया रखा कि विधान परिषद में विधानसभा का 1/3 होगा मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम जो होगा वो 1/3 होगा। लाइक अगर मैं 500 मेंबर्स की असेंबली है तो इसका 1/3 कितना हुआ, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 3 13 133 के अराउंड हुआ। ठीक है, तो 133 में अगर 500 मेंबर्स के तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 133 लोग हो सकते हैं, 133 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये बात आप समझे। क्या चीज़? 166 हाँ सॉरी 2 आएगा, 2 3 6 18, 166 तो आपके मिनिमम होंगे, सॉरी मैक्सिमम, आई एम क्लियर अगेन दैट कि मैक्सिमम विधान परिषद में 1/3 ऑफ द विधानसभा हो सकता है। अब विधानसभा का मैक्सिमम हमने 500 रख दिया, तो 500 का 1/3 हो गया 166, तो विधान परिषद में 166 हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम होंगे 40। ठीक है, तो 40 से 166 का हो गया विधान परिषद, और विधानसभा के लिए हो गया 60 से 500। अब ये चीज़ क्लियर होगी ना। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, या तो 40 to 166 लिखेंगे या फिर आप 40 to 1/3 ऑफ विधानसभा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, पर मिनिमम 40 सबके लिए कॉमन है। विधानसभा के लिए 60 मिनिमम, 500 मैक्सिमम। गेट इट। ठीक है, एक्सेप्शन 2 हैं, सिक्किम और गोवा। गोवा की 40 लोगों की विधानसभा है और सिक्किम की 32 लोगों की। ठीक है, चलो कोई डाउट अब आपका यहाँ तक? चलो आज की क्लास में हम यही एंड करें, है ना। कल फिर हम स्टेट असेंबलीज के सारे प्रोस्पेक्टस रिगार्डिंग द गवर्नर एंड ऑल अदर थिंग्स वी विल बी डू इट। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।